Assalamualaikum. So in this video, I am going to tell you about the electron transport chain from biochemistry. Okay, बायोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी पूरी सीरीज़ है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है, इन दोनों को हम कंबाइन करके मिला के पढ़ेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है, यानी कि ऑक्सीजन बनती है सिंपली, और जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है उसमें हम एटीपी की फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, यानी कि एडीपी की फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, तो एटीपी प्रोड्यूस होता है. यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन दोनों का कपल है. ठीक है, आप ये समझ लें, इन दोनों की कपलिंग होती है और एक के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, दूसरे के नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो ऑक्सीजन बनाने में मदद करती है और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होती है वो एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट जो है वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया. ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ किया है. ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज़ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो है ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बेसिक बातें बता रही हूँ जिसके बगैर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आपको समझ नहीं आएगी. ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली है, ये पहले ज़माने में ये तस्वुर किया जाता था या फिर ये बिलीव किया जाता था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इज़ एक्चुअली अ बैक्टीरिया. ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया से मिलती हैं. यानी कि अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ जो कि मेरे पास है सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम और ट्रांसफर्स आरएनए वगैरह, तो बैक्टीरिया में भी यही होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारे पास यही होते हैं. तो ये एक प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया हुआ करता था या बैक्टीरिया है. ठीक है, अभी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, जो मैंने ये करके शेड किया है दिस एरिया, इसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ये जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन कर रही हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है इसके अंदर बेशुमार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. सबसे जो मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, राइबोसोम और डीएनए, ये सारी जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं. और जो क्रेब्स साइकिल है वो उसमें एक एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है. ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है. यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि फेस कर रहे होते हैं मैट्रिक्स की तरफ. और सब ये वो मैं कुछ अजीब ही बना रही हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसको आप कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और जिनका जो फेस होता है वो मैट्रिक्स की तरफ जो होता है, मैट्रिक्स की तरफ होता है उनका फेस. ठीक है, अब जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, बट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आप बहुत गंदी से कर दी है, बट स्टिल इट्स विजिबल. सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास इम्परमिएबल होती है. जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो एटीपी के लिए भी इम्परमिएबल होती है. आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पास कराने के लिए कभी कभार मैलेट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ दूसरी भी चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ती है. तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ इम्परमिएबल वाइल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल. ओके, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो एक प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें हम कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में आपको बताऊं तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है. अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ओके, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 होता है. ये चीज़ें आपको रटनी है, याद करनी है. कॉम्प्लेक्स 2 होता है. तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 है और फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 है. ठीक है, अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स 1 है इट इज़ रिलेटेड टू NADH, वाइल कॉम्प्लेक्स 2 इट इज़ रिलेटेड टू FADH2. कॉम्प्लेक्स 3 इज़ रिलेटेड टू साइटोक्रोम B एंड कॉम्प्लेक्स 4 इज़ रिलेटेड टू साइटोक्रोम A+A3.
ठीक है, ये बात आपने रट लेनी है, याद करनी है, एमसीक्यूज़ वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड होती हैं। अब मैं आपको ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्स जो हैं ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में किस तरह से होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये NADH और ये FADH2 भाई आया कहाँ से है, हमें कैसे पता लगेगा ये कहाँ से आया है। तो जब भी हम कुछ फूड वगैरह लेते हैं तो हमें पता है कि हमारा सबस्ट्रेट है। फॉर एग्जांपल ये मेरा फूड है या फिर कोई भी चीज़ है, जब ये टूटती है तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसके नतीजे में जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास NAD पॉजिटिव रिलीज़ होते हैं, हमारे पास FAD रिलीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। NAD पॉजिटिव जो होता है वो NADH प्लस H प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और FAD जो होता है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है FADH2। ठीक है, ये कंप्लीट मालूमात है, एक ओवरव्यू है। अब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है वो प्रॉपरली स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे से बताती हूँ आपको। ओके, तो पीछे मैंने आपको क्या बताया कि जो NAD पॉजिटिव हमारे पास डाइट से आया, फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट से आया। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH। तो इसने क्या किया कि ये पहले पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये NADH में कन्वर्ट हो गया, NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर पूरी डायग्राम में NADH का जिक्र करूँगी, लेकिन मैं NADH प्लस H पॉजिटिव नहीं बोलूँगी। ठीक है, NADH बोलूँगी। अब इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। अब मैं कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हमने कहा था पिछली मैंने भी क्या बताया आपको, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 1, एंड कॉम्प्लेक्स 1 इज़ रिलेटेड टू NADH। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स 1 किससे रिलेट करता है, NADH से रिलेट करता है। अब हमारे पास क्या सीन हो रहा है कि ये सबस्ट्रेट था। ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो NAD पॉजिटिव जो होता है वो कन्वर्ट हो गया NADH प्लस H पॉजिटिव में। ठीक हो गया, यानी कि NAD पॉजिटिव ने प्रोटॉन गेन किए। NAD पॉजिटिव जो होता है इसको हमने दिए प्रोटॉन। ठीक हो गया, यानी कि हाइड्रोजन दिया, और ये कन्वर्ट हो गया NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो NADH प्लस H पॉजिटिव है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करना होगा इसे, तो सबसे पहले ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे आके सबसे पहला काम ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अपने इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ करेगा तो ये वापस NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि NADH जो था, जो कि डाइट से आ रहा था, जो कि कन्वर्ट हुआ था, वो NADH पॉजिटिव जो होता है वापस NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ किए हैं वो गेन कर लेगा FMN। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विच आर लूज बाय द NADH प्लस H पॉजिटिव आर गेन्ड बाय द FMN, और उसके बाद FMN जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2। FMN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2। देखो दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, क्या हुआ कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास NAD पॉजिटिव बना। NAD पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो कन्वर्ट हो गया NADH प्लस H पॉजिटिव में। ये NADH प्लस H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होने का सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 का इसका सामना हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में ये जब एंटर हुआ तो इसने क्या किया, इसने नहायत ही कोई जो है रहमदिली का मुजाहरा किया और अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वापस NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो FMN को दे दिया और FMN को कन्वर्ट कर दिया FMNH2 में। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसका मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू FADH2। गुड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू FADH2। अब ये FADH2 यहाँ पर आया कहाँ से, यहाँ तो मैंने आपको एक जनरल सी बात बता रही थी ना, जनरल सी बात बता दी कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसके नतीजे में NAD पॉजिटिव निकला था। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात ये है कि जब सक्सिनेट जो होता है, जो कि क्रेब्स साइकिल का एक कंपाउंड है, जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें बताऊँगी कि सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो इसके नतीजे में FAD रिलीज़ होता है। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक ये जो चीज़ है ना स्पेसिफिक, ठीक है, ये जो चीज़ है ये हमारे पास यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में हो रही है। यहाँ मैंने आपको जनरल बताया कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो NAD पॉजिटिव निकला। यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि कौन सा सबस्ट्रेट कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो FAD निकला। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, FAD हमारे पास बन गया। अब ये क्या करेगा, FAD ने
अच्छा मैं यहीं पे बता देती हूँ, एफ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, सॉरी प्रोटॉन गेन किए, यानी कि आपको पता है ना कि हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन होता है, तो बात एक ही है, ठीक है। तो इसने हाइड्रोजन गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया FADH2 में। ये FADH2, ये सारा सीन यहाँ पर हो रहा है लेकिन यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। ये FADH2 जब इस साइकिल में एंटर हुआ तो इसने भी नहायत ही रहमदिली का मुजाहरा किया और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और वापस से कन्वर्ट हो गया FAD में, ठीक है। FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, ठीक है। अब क्या होता है, ये FMNH2 जो बना था ये अपने प्रोटॉन लूज़ करता है, यहाँ पर एक तीसरा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कहेंगे इसे, ठीक है। हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 3, मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम B से रिलेटेड होता है, तो मैं छोटू सा B लिख रही हूँ, साइटोक्रोम B से रिलेटेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें फेरक आयरन जो होता है अपनी फेरिक फॉर्म में पड़ा होता है और हमें पता है कि फेरिक फॉर्म में जो आयरन होता है वो फ़िलहाल अभी इस प्रोसेस में हमारे किसी काम का नहीं होता, तो इस फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को हमने कन्वर्ट करना है फेरस फॉर्म में। तो जब जाहिर सी बात है फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को जब हम फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनको प्रोटॉन चाहिए होगा। तो यहाँ सीन क्या हो रहा है कि FMNH2 जो होता है अपने जो हाइड्रोजन होता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दे देता है, यहाँ पे मौजूद एक कोएंजाइम Q प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको FMNH2 अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और कोएंजाइम Q जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है QH2 में, ठीक है। और फिर ये जो QH2 है इसके पास ऐसी बात है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा फेरिक को और ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरस में। ये बात तो आपको पता है ना, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 3 बार नेगेटिव चार्ज है, इसमें 2 बार नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, QH2 से। क्या हो रहा है, FMNH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद कोएंजाइम Q को दिए, कोएंजाइम Q ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो कन्वर्ट हो गया QH2 में। फिर QH2 ने अपना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे दिए फेरिक को ताकि वो फेरस में कन्वर्ट हो सके। यानी कि हो क्या रहा है सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिंपल ये हो रहा है कि सब जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पास कर रहे हैं, मतलब पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम पास गेम नहीं खेलते, म्यूज़िक चलाते हैं, पास गेम खेलते हैं, बस यहाँ भी यही सीन है, यहाँ म्यूज़िक नहीं बज रहा बस, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी पास इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी जो कॉम्प्लेक्स बचा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, ठीक है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स 4 बताया और कॉम्प्लेक्स 4 बताया कि किससे रिलेटेड होता है, साइटोक्रोम A+A3 से। अब जैसे पहले होता आया वैसे यहाँ पे भी यही होगा, Fe+2 आएगा इस जगह पर, वही जो है अपनी रहमदिली का मुजाहिरा करेगा, Fe+2 अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब ये काम किस चीज़ में आते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पड़ी हुई होती है, सॉरी मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी कि इस फॉर्म में ऑक्सीजन पड़ी हुई होती है, कट जाती है तो इस फॉर्म में ऑक्सीजन पड़ी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर ये कंबाइन होती है, यहाँ पर मौजूद जो प्रोटॉन हाँ H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पर मौजूद चल रहा है ना, H प्रोटॉन जो चल रहा है, हाइड्रोजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है सॉरी, उस प्रोटॉन से कंबाइन होता है और फाइनली हमारे पास क्या बना देता है, वाटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में क्या बन गया, हमारे पास वाटर बन गया। और एक और बात, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कौन सा था, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 4 है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में हमारे पास मौजूद होता है साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम C जो होता है इन दोनों के दरमियान मौजूद होता है और जो कि ये सारा चीज़ें करार होता है, यानी कि फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कराना, फिर उसके प्रोटॉन को ऑक्सीजन को दे देना और ऑक्सीजन से वाटर बना लेना, ये सारी चीज़ें हो रही है। अब मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पूरे गेम में हमने किया क्या है एक्चुअली। कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबस्ट्रेट सबसे पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो NAD पॉजिटिव रिलीज होता है। NAD पॉजिटिव ने प्रोटॉन गेन किया और NADH+H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। NADH+H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में एंटर हुआ और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिया और वापस NAD पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स FMN को दे दिए। FMN ने जब NADH से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो FMN कन्वर्ट हो गया FMN+H2 में, ठीक है। ये कहानी यहाँ पर स्टॉप, यहाँ पर रुक गई। अब क्या हो रहा है नीचे दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में क्या हो रहा है कि वही हमारे पास सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक है। कौन सा है, सक्सीनेट है, कन्वर्टिंग इनटू द फ्यूमेरेट रिलीजिंग FAD पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नहीं FAD। अब FAD बन गया। FAD ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए
और कन्वर्ट हो गया FADH2 में। अब ये जो FADH2 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे एक्ट करेगा। FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास आया जल्दी जल्दी अपने प्रोटॉन लेके, इसने अपने प्रोटॉन FADH कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को दे दिया और वापस FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ कहानी खत्म हो गई। अब जो FMNH2 के पास प्रोटॉन मौजूद थे, उसने अपने प्रोटॉन दिए यहाँ पर मौजूद कोएंजाइम Q को, और कोएंजाइम Q कन्वर्ट हो गया QH2 में। ठीक है, अब कोएंजाइम QH2 जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे मौजूद फेरिक ने जब प्रोटॉन लिए तो फ़ौरन से फेरस में कन्वर्ट हो गया, और फेरस साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे गया, भागा इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से ऑक्सीजन को दिए। ठीक है, प्रोटॉन अब जल्दी से ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन प्रोटॉन से कंबाइन हुआ और वाटर बन गया। हमारे पास सिंपल सी इतनी आसान सी कहानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है, तो इसी तरह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो NADH के लिए भी इम्परमेबल होती है, यानी कि जो चीज़ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उसके लिए ही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमेबल है। तो अब सीन क्या होता है, इसके मैकेनिज्म्स होते हैं कि जो NADH है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पास हो जाए। सबसे पहला जो मैकेनिज्म है उसमें मैलेट हेल्प करता है। क्या होता है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो अब ये जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास है ऑक्सैलो एसीटेट, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है मैलेट, यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये मैलेट जो होता है, मैलेट कैन क्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये जो मैलेट है ये अंदर जाता है, ये जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाकर मैलेट वापस ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट जो होता है वापस ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज़ कर देता है। इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में NADH जो है वो रिलीज़ हो जाता है, और NADH होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ जाता है या फिर मैट्रिक्स में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल के। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू NADH जो होता है वो क्रॉस करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, बिकॉज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ इम्परमेबल टू NADH। तो इसलिए हमें ये सारा मैकेनिज्म करना पड़ा है मैलेट के थ्रू, क्योंकि मैलेट जो होता है वो ईजिली क्रॉस कर जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, लेकिन NADH नहीं कर पाता। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कहानी सारी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कैसे रिलेट करते हैं।